उस समय लग रहा था कि अगर उठ नहीं पाया तो नहीं बच पाएंगे। मैंने उससे पूछा, और ये पूरा रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैंने उससे पूछा कि भैया क्या चल रहा है, तो कह रहे मुझे ही नहीं पता। उसकी चौकी के अंदर कम से कम 25-30 लोग होंगे, उसकी चौकी के ऊपर 7-8 लोग हैं, बाहर इधर उधर पाँव रखने की जगह नहीं, और इसी बीच में एक बच्चा मेरे पाँव के नीचे आ गया। खुशकिस्मत रहा मैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं गिरा। My trauma is not about the crowd. My trauma is about not handling things well. And that's why people lost their lives and we had to shoot it and it was really painful for us. पूरे दिन डिनाई करती रही सरकार की कोई भगदड़ नहीं मचाए, कोई भगदड़ नहीं मचाए। और अब देखो कितनी कुंभ की बात हो रही है, और अभी से 6 महीने बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि पूरे कुंभ में लोग खोए हैं या मरे हैं। 1.5 साल बाद कोई पूछेगा भी नहीं, और 4 साल बाद फिर से कुंभ आ जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत इमोशनली टूटे हैं उस पूरी जर्नी के दौरान। कुंभ, चूँकि मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, जो प्रयागराज हो गया है पिछले कुछ सालों में, कुंभ और माघ मेला, माघ मेला हर साल लगता है माघ के महीने में, गंगा जमुना का जो किनारा है संगम, वहाँ पर वो कुंभ का ही एक छोटा प्रारूप होता है। और हर 12 साल पर कुंभ और 6 साल पर अर्ध कुंभ लगता है। तो ये हम लोग शुरू से ही देखते आए, बचपन से ही देखते आए। तो सुनने में आया कि इस बार महाकुंभ है और प्रशासन ने अपनी तरफ से बहुत तैयारियां कर रखी हैं। बहुत दूर दूर से दुनिया इस महाकुंभ में जो है डुबकी लगाने के लिए आएंगी वहाँ पर गंगा मैया में या संगम में। तो यही सोचकर हम भी एक्साइटेड थे कि वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि 12 साल बाद एक जो इवेंट होता है उसकी एक अपनी ग्रेविटी होती है। As a cinematographer and photographer, I was thrilled because it felt like once in a lifetime opportunity. इससे पहले मैं एक बार कुंभ जा चुका हूँ पहले, पर उस टाइम में एक दिन की मतलब 1 या 2 दिन के लिए गए थे, और हम लोग एक फिल्म शूट करने गए थे, और वो छोटा सा एक पैच वर्क था। तो उस टाइम तो मुझे बहुत लगा कि नहीं जाना चाहिए। और इस बार जब मुझे पता चला कि ऐसा कुंभ हो रहा है और इसमें हमारी टीम जाना चाहती है, तो लिटरली मैंने बैठ के 30-40 पन्ने का डेक बनाया था कि कैसे इस पर मुझे स्टोरी करनी है, क्या क्या शूट करना है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू शूट कि क्यों, मतलब इतना है क्या ये फेस्टिवल है, क्यों इतने सारे लोग एक जगह आ रहे हैं, 40 करोड़ 50 करोड़, वो सुनने में बड़ा छोटा लगता है। Me and my team, Kumar, Bhupi sir, Ritesh, Gaurav, we went to Kumbh in the last week of December to capture the preparation of Kumbh. And I remember standing on Shastri Bridge looking at the entire fairground. It was overwhelming, trust me. It was like huge, massive. It was like almost a city of its own. As a cinematographer and photographer, I was thrilled because it felt like once in a lifetime opportunity. कुंभ तो पूर्ण कुंभ जो होता है वो तो पहली बार था कि जब मैं पत्रकार के तौर पर उसमें भाग लेने गया। इससे पहले जो 2019 का अर्ध कुंभ था उसे भी, उसका भी नाम बदलकर कुंभ कर दिया गया था, और जो पूर्ण कुंभ होता है उसे महाकुंभ का नाम दिया गया था। 2019 का कुंभ था, तब मैं इस पेशे में आ चुका था, और जो मेरी पिछली कंपनी थी मैं वहाँ पर था, हमारे साथ के लोग थे और हम लोग कवर करने के लिए गए थे। लेकिन जो जिस लेवल पर, उसमें मैं नया नया था, ट्रेनी ही था, तो उस वक्त पर इतना ज़्यादा अवसर भी नहीं था और इतना बड़ा आयोजन भी नहीं था जो 2019 का अर्ध कुंभ था। ये जो 2025 का महाकुंभ है, ये बहुत बड़ा आयोजन था, और इतने रंग इसमें आपको दिखते हैं, इतने लोग दिखते हैं, इतनी डाइवर्सिटी दिखती है, और इतने बड़े आयोजन को लेकर किस तरह से प्रबंध किए गए हैं, क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर हम लोग कई बार गए। एक बार जब कुंभ शुरू होने वाला था उससे पहले गए कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या आयोजन होने वाले हैं, उन सब चीज़ों को परखने के लिए, समझने के लिए। और फिर जब मेला शुरू हो गया फिर हम लोग गए। तो ये एक पहली बार ही, मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि 12 साल में एक बार आने वाला आयोजन है, तो एज ए जर्नलिस्ट ये मेरा पहला ही कुंभ है। जब हम लोग पहली बार गए थे तब सब कुछ बन रहा था, मतलब सड़क है, पॉन्टून ब्रिज बन रहे हैं, साधु आ रहे हैं। मैंने लाइफ में पहली बार पेशवाई देखी, और मतलब थकान भी बहुत हुई,
है, थोड़ा रफ, बहुत रफ शेड्यूल था। हम लोग गए थे 22 दिसंबर के आसपास गए थे हम लोग, और तब तैयारियां चल रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि 13 जनवरी से औपचारिक तौर पर मेले की शुरुआत हुई। तो लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो पहले ही हो जाते हैं, जैसे पेशवाई शुरू हो चुकी थी, टेंट लगने शुरू हो चुके थे, पंडों की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी थी, कल्पवासियों का आना शुरू हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें होती, अखाड़े आने लगे थे धीरे धीरे। और बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो आप ऐसा नॉर्मली नहीं देख सकते। नागा बाबा है, साधु है, एंड शहर बहुत खूबसूरत है। सिविल लाइंस एरिया उसका बहुत शानदार है, अंग्रेज़ों के वक्त का बना हुआ एरिया है। तो जब एयरपोर्ट से मैं वहाँ पर उतरा हूँ और वहाँ से जब मैंने सिटी तक का सफ़र तय किया, तो समझ आ रहा था कि कुंभ शुरू होने से पहले ही जो यूपी गवर्नमेंट है उसने कितनी तैयारियां कर रखी थी। सड़कें बन रही हैं चौड़ी चौड़ी, वहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती है, पैर रखोगे तो धंस जाता है, क्योंकि बिल्कुल उभरी हुई सी रेत है। तो वहाँ लोहे की चादरों की पूरी सड़कें बिछाई गई, अच्छे अच्छे चौक्स बनाए जा रहे हैं। एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतने तरीके से डेवलप करने की कोशिश की गई कि अगर लोग वहाँ पर आएँ तो किसी तरह की असुविधा ना हो, चाहे वो आम लोग हों, चाहे फिर वो ऐसे लोग हों जो फॉरेनर्स हों या फिर कोई वीवीआईपीज़ हो, वहाँ पर पहुँचे तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ देखकर शुरुआत में बहुत अच्छा लगा। इस तरह की चीज़ें होने लगी थी, सड़कें बिछने लगी थी, टिन शेड के जो चकट प्लेट बिछते हैं, लाइटें लगने लगी थी, और तमाम ड्रोन से विजुअल्स आ रहे हैं, पांटून पुल बनने लगे थे। मतलब एक भव्यता जो होती है वो आपको दिखने लगी थी, मतलब लाइट नज़र आने लगी है। ये अंदाज़ा होने लगता है कि यार कुछ भव्य होने जा रहा है। कोई भी कलाकृति बनाते, कोई भी स्केच बनाते हैं तो एक पहले उसका डिजाइन बनाते हैं, तो वो वाला स्टेज था। अचंभा, मतलब ऐसा कि आप सोच नहीं सकते। सोचिए ना, 40 करोड़ लोग वहां आने वाले हैं और उनके लिए तैयारियां की जा रही हैं। 40 करोड़ की आबादी अमेरिका जैसे देश की होती है। 40 करोड़ आउट ऑफ इमेजिनेशन है कि आप आपके घर में आप सोचो कि 10 लोग आते तो आपकी हालत ख़राब होती है, 100 आएंगे तो और ज़्यादा होगी। आपके घर में 44 करोड़ लोग आ रहे हैं। I grew up attending Dashera fairs, but this was on completely different level. I even heard stories of people buying shops around 70 lakhs, 1 crore. So it was huge. And it wasn't just a religious gathering, it was an entire economy in itself. मेला शुरू हो गया, जब भीड़ आ गई, जब हम लोग दूसरी बार गए, तो वो होता है ना, उसमें रंग भर दिया आपने, उसको पूरी तरीके से आपने तैयार कर दी। वो जो खाके जो उसके खाली थे वो भर गए। जब दोबारा हम लोग गए तो भीड़ थी, और वो भीड़ केवल नहीं थी, वो लोग अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह की तैयारी थी। मतलब उसमें आपको बहुत मतलब डाइवर्सिटी मिलेगी, बहुत, मतलब आपको जितने, पूरा एक भारत का जो हम कहते हैं विविधताओं का देश है, हर आपको क्षेत्र का, भाषा का, जाति का या समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति वहाँ पर मिल जाएगा, जो किसी न किसी तरीके से कुंभ में आया हुआ था, किसी न किसी तरीके से कुंभ से जुड़ा हुआ था। इतने सफाई कर्मचारी मैंने एक साथ देखे होंगे साफ करते हुए कि एक ट्रॉली जा रही है, हर 2 घंटे पे ट्रॉली निकल रही है, उसमें पानी गिर रहा है, फिर पीछे से कोई झाड़ू मार के चला जा रहा है, फिर उसके पीछे एक और बंदा आ रहा है जो पूरा कचरा एक तरफ कर दे रहा है, फिर एक और आ रहा है जो उस कचरे को डाल कहीं और ले जा रहा है। देखिए, शाही स्नान से पहले मैं आपको नगर प्रवेश जो बोलते हैं, जिसको छावनी प्रवेश बोलते हैं, वो पहले यात्रा निकलती है, उसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो क्या होता है कि टोटल 13 अखाड़े हैं, ठीक है, और 13 अखाड़ों की जो पूरे संत महात्मा होते हैं वो पहले अपने जो अखाड़े शहर में होते हैं उससे निकलते हैं, ताकि कुंभ क्षेत्र में जो तंबू लगाए गए हैं उनके लिए, उसमें वो प्रवेश कर पाएँ। तो इसको छावनी प्रवेश बोला जाता है। तो इसके लिए एक यात्रा निकलती है, और ये यात्रा बहुत भव्य होती है। मतलब अग्नि अखाड़ा की जब छावनी यात्रा निकली तो मैं उस यात्रा में था वहाँ पे, और उस यात्रा को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर इसी यात्रा में हज़ारों लाखों की भीड़ चली आ रही है जो एक अखाड़े से संबंधित है और उसी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, तो सोचिए जब यहाँ पर ये अखाड़े स्नान करने निकलेंगे, 13 के 13 अखाड़े, तो किस तरह की भीड़ होगी। तो उस वक्त सबसे पहले ये सवाल मन में आया था कि भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। होता क्या है कि 13-14 जनवरी जो मकर संक्रांति होती है, और उससे 1-2 दिन पहले जो पूर्णिमा पड़ता है, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो जो मुख्य स्नान होता है पहला दूसरा, तो वो पूर्णिमा हो गई, फिर संक्रांति हो गई। उसके बाद जो मेन स्नान होता है वो होता है आपका अमावस्या का, मौनी अमावस्या का। और हमेशा से ये होता आया है कि मौनी अमावस्या पर मतलब जो पीक होता है मेला का,
वो आ जाता है अमावस्या का स्नान करने, क्योंकि हमने देखा है गाँवों में अपने, और स्नान करने आने वाले लोगों से भी मिलकर हमने देखा है कि अमावस्या का स्नान करना, अमावस्या का स्नान करना, अमावस को स्नान करना, मतलब वो लोग ये होता है कि स्नान कर ही है, मतलब जो लोग आसपास भी रहते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि जो अमावस्या है उस दिन स्नान वो ज़रूर कर लें। मौनी अमावस्या के बाद जो अगला स्नान आता है वो होता है बसंत पंचमी का और फिर शिवरात्रि का। बसंत पंचमी के बाद से फिर मेले का ढलान शुरू हो जाता है। तो अमावस्या जो होता है वो उस पर पीक रहता है हमेशा से। और पिछली बार की अगर मैं बात करूं 2013 की, तो उस साल 5 करोड़ के आसपास लोग मौनी अमावस्या के दिन नहाए थे और 2019 में आंकड़ा 7 करोड़ के आसपास था। पिछले, क्योंकि हम 5-7 दिन पहले वहाँ पहुँच गए थे, तो हमने ये रियलाइज़ कर लिया था कि चाहे हम मीडिया पर्सन्स हैं, मीडिया की तरफ से आते हैं, लेकिन जब भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तब हम लोगों के लिए वो पूरा जो वाक़या है, मौका है, उसको शूट करना बहुत टफ हो जाएगा। ये दावा किया जा रहा है कि 40 करोड़ लोग आएंगे, 45 करोड़ लोग आएंगे। और जब आप एक वो भीड़ देखते हैं कि लोग चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, अगर मुझे कहा जाए कि एक तस्वीर क्या होगी तो वो यही होगी कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मतलब सर पर जो है गठरी रखी हुई है, झोला रखा हुआ है। मतलब ये बहुत कॉमन तस्वीर है कि आप किसी भी सड़क पर खड़े हो जाए, किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाए, लोग आपको आते जाते दिखाई देंगे। आप किसी से भी पूछेंगे कि आप क्यों आ रहे हो। मतलब ये थोड़ा सा हम लोगों का जानने की इच्छा भी थी कि हम लोग जानना भी चाहते थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे, क्यों आ रहे, आखिर क्या वजह है कि सब चले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि सबका एक कॉमन ही जवाब है कि भाई हम मोक्ष के लिए आ रहे हैं, हम पाप धुलने के लिए आ रहे हैं, या हम इस वजह से आ रहे हैं, कोई बिजनेस करने आ रहे हैं। सबके पास अपने अपने कारण थे। बहुत सारे लोग हमसे मिले, बहुत सारे लोगों से हमने पूछा, सब ने अलग अलग कारण बताए। So I'll tell you a story. I was walking obviously with my camera and I saw an old couple holding their hands and walking, and they were holding their hands because they don't want to get lost and left behind. So they were walking together. But in our culture, usually people don't do that, and especially old people. So it was quite exciting, observing such beautiful moments around people, watching young parents bringing their new kids for their first holy dip. It was amazing. We also met a sarpanch from a village. He was leading his people to Kumbh. Their excitement palpable. एक आंटी को देखा, वो एकदम ऐसा मतलब कुबड़ी सी थी कि अगर कोई उस हालत में चल रहा है तो शायद 10 कदम चले या 20 कदम पहले थक जाएगा। और उनके साथ भी यही हो रहा था। वो 20 कदम चलती थी, थक जाती थी, बैठती थी, फिर चलती थी, फिर थक जाती थी, फिर चलती थी। तो मैंने सर को बोला, सर इनका एक लेते हैं शॉट। तो हमने सर के साथ फिर उसका एक छोटा सा बाइट लिया। तो बोला ठीक है। और जिससे भी कुछ पूछो तो वो एक्सप्लेनेशन के नाम पे यही है कि पूर्वज जा रहे हैं, बहुत टाइम से जा रहे हैं तो हमारा जाना बनता है, वो गए थे तो हमको भी जाना है, हमको उनको मुंह दिखाना है, हमारे ये है वो है। ऐसा पता नहीं इससे कौन कैसे मोटिवेट हो रहे लोग, बट ठीक है, ये उनका मानना है। घाट पर जाते जाते आप समझो, अगर मुझे रास्ते में एक लाइन से 20 लोग दिख रहे हैं तो लाइन उतनी ही बड़ी है, बट लोग 20,000 हो चुके हैं, जगह उतनी ही है। सब रस्सी बांध के चल रहे हैं, कंधे पे बच्चों को लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, मतलब इस इतने बूढ़े कि मुझे नहीं लगता कि वो अगले साल तक पहुंचेंगे। वो टेप के जा रहे हैं। One moment that stayed with me was when I asked an old man if he was struggling to walk the 7 kilometers or more to reach Sangam, and he smiled and said, "It's a teeth for me. I'm just happy to be here." 29 तारीख से एक दिन पहले हम लोगों ने ये तय किया कि रात में हम लोग घूमेंगे और हम लोग चलेंगे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, और फिर चलेंगे संगम और वहाँ पे देखेंगे, स्नान होता हुआ देखेंगे, कवरेज करेंगे, फिर आ जाएंगे वापस, ताकि हम अगले दिन भी कवरेज करने आए अमावस्या के दिन, तो वो एक रूट बना रहे, चीज़ें पहले से क्लियर रहें। 27-28 जनवरी की जो रात थी, उस रात हम लोग निकले, हम लोग गए बेला कछार पार्किंग। वहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की। वहाँ पर हमने देखा कि जो भी भीड़ आ रही है,
जो भी बसें आ रही, लगातार बसें आ रही, उधर अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इधर साइड लखनऊ साइड से जो बसें आ रही थी, उन बसों को वहाँ पर रोका जा रहा था बेलाकछार पार्किंग में। तो वहाँ बसें खड़ी हो जा रही थी, उसके आगे बस नहीं जा रही थी, वहाँ पर लोगों को उतार दिया जा रहा था। वहाँ से शटल बस चलाई जा रही थी, उन शटल बस में भरकर लोगों को संगम भेजा जा रहा था। वो बस जा रही थी बैंक रोड तक, बैंक रोड से फिर लोगों को या तो पैदल या फिर अगर ई रिक्शा वगैरह मिल रहा था, तो वहाँ से लोगों को सीधा संगम भेजा जा रहा था। ये हमने वहाँ पर देखा। और वहाँ पर तमाम तरह के लोग, ऐसे बस मिली जिसमें पूरा का पूरा गांव चला आया है, 50-50 लोग चले आए हैं एक साथ, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, और बहुत मतलब तमाम तरह की विविधताएं वहाँ पर आपको देखने को मिली। ये अगर ऐसा है एक दिन पहले का यहाँ पर सीन, तो जिस दिन यहाँ पर संगम पे लोग स्नान करने आएंगे मौनी अमावस्या वाले दिन, उस दिन यहाँ पर क्या होगा। एज अ मीडिया पर्सन हम लोगों के लिए भी इतना टफ हो चुका था कि 10 से 12 किलोमीटर हम लोगों को चलना पड़ा। जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं बढ़ रही थी। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तरह से गाड़ियों पे बैन लगा दिया था। चाहे किसी भी गाड़ी पर पास लगा हो, यानी कि पास माने कि जो मीडिया को पास मिलता है कि ये मीडिया की गाड़ी है, ऐसी पास की सभी गाड़ियाँ भी बंद कर दी गई थी जिनके पास पास था। यानी कि फिर आप चाहे मीडिया से आते हो, चाहे आप किसी भी सेक्ट से हों, आप कोई भी धार्मिक एक तरह से इंसान हो, कोई भी आदमी, लोकल एक नॉर्मल आम आदमी भी हो, सबको एक ही तरह से ट्रीट किया गया कि आप पैदल चलिए। तो ये वाला जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को 10-12 किलोमीटर चलकर संगम की तरफ जाना पड़ा। और जब हम संगम के घाट पर पहुँचे हैं तब हमको समझ आया कि अभी एक दिन बचा है मौनी अमावस्या के लिए, और संगम पे जो हमने अव्यवस्था देखी वो बिल्कुल अलग लेवल की थी। यार पता है प्रॉब्लम क्या है, मैंने इतना कुछ देख लिया ना कि मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं हंसूं, मैं रोऊं। मैं भाई 1-1.5 दिन में खुद पर्सनल ट्रॉमा में था। पुलिस की चौकी थी, मैंने उससे पूछा, और ये पूरा रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैंने उससे पूछा कि भैया क्या चल रहा है, तो कह रहा मुझे ही नहीं पता, 4 घंटे तो पहले मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। और उसकी चौकी के अंदर कम से कम 25-30 लोग होंगे, उसकी चौकी के ऊपर 7-8 लोग हैं, बाहर इधर उधर पाँव रखने की जगह नहीं। और इसी बीच में एक बच्चा मेरे पाँव के नीचे आ गया और वो गिरा। अब मैं पाँव नहीं निकाल पा रहा हूँ। उसके पास, उसके ऊपर शायद 2-3 लोगों के पाँव थे। उसकी मम्मी चिल्ला रही है। अब मैं इतना, मुझे यही नहीं पता कि मैं क्या किया। मैं जैसे तैसे एक टांग पे टेढ़ा मेढ़ा करके निकाल रहा हूँ। उसका बच्चा पता नहीं कैसे निकला, नहीं निकला। थोड़ा और आगे गए, लोग हमको गाली दे रहे हैं, आप कुछ दिखा नहीं रहे हो, बस खाली घूम रहे हो, ये देखो क्या हो रहा है। और उधर कहीं एक पता नहीं कहाँ से एक बोलेरो वाला आ गया। जिस भीड़ में एक आदमी नहीं हिल पा रहा है, उसमें पूरी की पूरी बोलेरो घुसती हुई चली आ रही है। सरकारी थी क्या? ये मुझे नहीं पता है सरकारी थी नहीं थी, बट अगर उसको स्क्वाड लेके जा रहा है, हटा रहा है सबको, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट की होगी। और वो फाड़ती हुई जा रही है भीड़ को। मतलब जहां मैं 5 मीटर आगे नहीं जा पा रहा हूँ, एक पूरी बोलेरो लेके आप आगे रोड तक जा रहे हो। कुछ लोगों को लगा कि बोलेरो के पीछे हो लेंगे तो बोलेरो चली जाएगी। बोलेरो के पीछे लोग टंग गए, उसका पीछे का वो टूट गया। 1 घंटे में हिल ही नहीं पाए, ज़्यादा 2-5 मीटर बढ़े होंगे। We tried to explain that we were from the media and it was important for us to cover what was happening inside. But they were firm. We had no choice but to turn back. Our networks weren't working, so we continued shooting, speaking to people. Even my teammate Kumar, he was guiding them, telling them it was too crowded at Sangam and that you shouldn't bathe in Sangam right now, you should go to Ganga instead. Eventually, we returned to our homestay and slept. The next afternoon, we woke up to the devastating news. One of our teammates told us a stampede had happened at Sangam. Right around that time only when we were there, we were trying to get in. And he had been near the area and saw ambulances rushing in. He suspected many had lost their lives. 1:30 बजे के आसपास की बात है। मैं ऐसे वीडियो बना रहा था और उस मेरे वीडियो में भी है कि मैं जहाँ खड़ा था मेरे जस्ट पीछे
एक भीड़ आती है तेज़ी से, जय श्री राम नारे लगाते हुए, जय महाकाल, इस तरीके से नारे लगाते, लगातार लोग नारे लगाते हुए आ जा रहे थे। मतलब कोई ये बहुत स्पेसिफिक नहीं था, लगातार आ जा रहे थे। बट वो पेस आया, और उस जैसे वो पेस आया, उसके गुजरने के साथ साथ कुछ औरतें गिर गई नीचे, इधर से धक्का आया दोनों तरफ से। फिर जब वो महिलाएं गिरी, फिर उनके बाद मतलब मैंने भी अपना फ़ोन बंद किया। मैंने भी सोचा कि मतलब मेरे सामने गिरी थी तो ये था कि उनको उठा दूँ। अमृत का बरसा हो रहा है, समय शाम 7 बजे से आप सब उठिए और तुरंत स्नान कीजिए। जैसे ही पीछे मुड़ा मैंने मतलब देखा वहाँ पर कि लोग गिरे हुए हैं, महिलाएं गिरी हुई थी, और उनको उठाने की कोशिश की तो एक धक्का मेरे मतलब लगा पीछे से ही मुझे भी, और मैं भी मतलब उन्हीं महिलाओं के ऊपर जो गिरी हुई थी पहले से, उनके ऊपर गिर गया। मतलब मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि मेरे ऊपर कोई नहीं गिरा, नहीं तो मतलब मुझे और भी ज़्यादा चोट आ सकती थी। लेकिन मतलब ये खुशकिस्मत रहा मैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं गिरा। मैं उठा तुरंत, मैंने संभाला खुद को, और जो महिलाएं नीचे गिरी थी उनको निकालने की कोशिश की। उसमें कई सारी महिलाएं ऐसी थी जिनको गंभीर चोट आ गई थी। मतलब चूँकि वो गिरी हुई थी काफ़ी देर से, लोग चले जा रहे हैं। एक महिला के मुंह से खून आ रहा था, शायद किसी का जूता घुटना वगैरह पड़ गया होगा। उठाया मैंने, उनको उठाने की कोशिश, मेरे हाथ पर से भी कुछ लोग गुजरे। भीड़ इतनी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थी ना, मतलब उस समय लग रहा था कि अगर उठ नहीं पाया तो नहीं बच पाएंगे। वहाँ से उनको निकालने के बाद मैं एक चेंजिंग रूम बना था जो टेम्परेरी बना होता है टिन सेट का, उसकी बगल में जाकर मैं खड़ा हो गया। और जो मेरे साथ के 2-3 लड़के थे, तो दोस्त थे मेरे, वो कहीं नहीं दिखे आसपास मुझे। वो भी मतलब भीड़ में गुम गए थे, भटक गए थे। फिर लेकिन हम लोग आपस में एक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर भटकते हैं तो वापस चले आएंगे घर, वहाँ पर जो है परेशान नहीं होना है। तो ये कोई दिक्कत नहीं थी, चूँकि लोकल ही थे तो भटकने का तो बहुत चांस नहीं था, बिछड़ने का। उस वक्त मेरी स्थिति ये थी कि मैं मतलब मुझे लग रहा था कि अभी हार्ट मेरा फट जाएगा, इस टाइप से मतलब इतना ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। और मेरे कपड़े जो थे पूरे एकदम भीग गए थे पसीने से, जैसे होता कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब आपको रियलाइज नहीं होता कि आप जिंदा हैं, और लगातार वो धक्का मुक्की हो ही रही है आपके सामने। मतलब वो जगह ही नहीं है वहाँ पर, बहुत लिमिटेड जगह है। वो शहर फट चुका है। इस दिन तक तो मुझे लगा कि अब कोई मतलब नहीं, यहाँ रहने का कोई ऐसा है नहीं, कोई किसी चीज़ के लिए आप आए हो और वो क्या है, मतलब बस क्यों ही आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत इमोशनली टूटे हैं उस पूरी जर्नी के दौरान। किला घाट रुका, मैं एक चाय पिया, फिर वहाँ से थोड़ी दूर आगे गया हनुमान मंदिर, वहाँ से हनुमान मंदिर से होते हुए फिर मैं परेड ग्राउंड पहुँच गया वहाँ पर। ये करीब 3 बजे के आसपास की बात है। अचानक से खूब एक के बाद एक सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। परेड ग्राउंड में ही था मैं, और जैसे मैं बाहर निकल के रोड पे आया तो देखा कि एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही है, जा रही, और जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उसके लिए कॉरिडोर बना रहे हैं। क्योंकि इतनी भीड़ में से एम्बुलेंस को निकलने देना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन कॉरिडोर बना था और एम्बुलेंस जा रही थी। मेरे सामने कम से कम 25-30 एम्बुलेंस तो आई गई ही होंगी। फिर वो जो डर होता है ना आपके अंदर कि यार कुछ हो ना जाए, लगा कि अब तो वो हो ही गया है। जो जिस चीज़ को लेकर हम सब डर रहे थे वो हो ही गया। लेकिन फिर भी चूँकि हम लोग कन्फर्मेशन कोई नहीं था, मैंने 1-2 साथी पत्रकार जो एक झूंसी की तरफ थे, एक संगम पर ही मौजूद थे, उनको फ़ोन किया। मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, उनको भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम भी कंफर्म करते हैं, बताते हैं। मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा, ये कंफर्मेशन आ गया कि भगदड़ मच गई है संगम नोच पे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ से निकला ना होता तो मैं भी वहीं पर होता जिस जगह पर ये भगदड़ मची थी। बगल में ही अस्पताल था, चूँकि एम्बुलेंस लगातार वहीं पर जा रही थी तो मैं भी मतलब उसी तरफ बढ़ा। मैंने सोचा कि अस्पताल की ओर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है, कुछ मिल जाए, चूँकि या कंफर्मेशन ही हो जाए तो कम से कम हम लोग खबर आगे भेज सकें, चला सकें। लेकिन जब तक मैं पैदल
परेड ग्राउंड से घूम कर, चूँकि जाने का रास्ता भी बंद था, काफ़ी ब्लॉक था, जब तक अस्पताल पहुंचा तब तक वहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया था उस पूरे एरिया को, किसी को भी अंदर जाने नहीं था, मीडिया को तो बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जा रहा था। हमने दूसरे तरीक़ों से भी कोशिश की कि भाई हमारे मरीज़ अंदर भर्ती है, बिना परिचय दिए कि भाई घुस जाए किसी तरीके, लेकिन घुसने नहीं दिया, जाने ही नहीं दिया, जा ही नहीं पाए हम लोग। लेकिन तब तक ये खबर आ गई थी, वहाँ पर मीडिया पहुँचने लगी थी, वहाँ पर जो कुछ ऐसे साथी थे, पत्रकार साथी, जो अंदर घुस गए थे पहले अस्पताल के अंदर, और जो पहली खबर आई इनिशियल करीब 3:30-4 बजे के पौने 4 बजे के आसपास कि 17 लोगों की मौत हो गई है इस भगदड़ में। संगम नोच पर भगदड़ हुई थी, वो भगदड़ वही हुई थी जो हमने अभी आपको बताया कि लोग घाट पे सो रहे थे। प्रशासन लगातार मना कर रहा था कि घाट पे सोइए मत, लेकिन फिर भी जो दूर से आने वाले लोग थे उनका ये था कि घाट पे ही सो जाएंगे, स्नान करके फिर चले जाएंगे। वो भीड़ आई जब, और वो बैरिकेड तोड़ते हुए जो सो रहे लोग थे उनके ऊपर से कुचलते हुए चली गई, निकल गई, उसमें लोगों की मौत हुई। वहाँ पर कोई भी स्पष्ट डेटा नहीं आ रहा था, मीडिया की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि 17 लोगों की मौत हुई इस तरह से। बाद में दिन में केंद्र सरकार ने माना कि भगदड़ मची है, दिल्ली से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, इन लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से देर शाम, मतलब करीब 7-8 बजे के आसपास ये कंफर्म किया गया कि भगदड़ मची। बाकी पूरे दिन डिनाई करती रही सरकार की कोई भगदड़ नहीं मचा है, कोई भगदड़ नहीं मचा है। पूरे दिन हम लोग अस्पताल के चक्कर काटते रहे, जो मेडिकल कॉलेज है सरकार का, वो चक्कर का कुंभ में जो अस्पताल बना है वहाँ गए, मरीजों से बात की, लोगों से बात की, ड्राइवर से बात की, अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई भी ये कंफर्म करने को तैयार नहीं था कि भगदड़ मची है, कितने लोगों की मौत हुई है। लोग परेशान थे, हैरान थे, खोज रहे हैं लोगों को, अपने लोग जो बिछड़े हुए हैं अस्पताल में हमें मिले। खोया पाया केंद्र गए रात में हम लोग, वहाँ पर हमको सैकड़ों ऐसे लोग मिले जिनके लोग खो चुके थे, जो लोग, किसी की बच्ची खो गई, किसी के बुजुर्ग खो गए हैं, कुछ लोग खुद ही खो गए हैं। मतलब इंसानियत वहाँ जाके ख़त्म हो गई। एक बुढ़े को एक बंदा लेके आया, उसके कपड़े तक चोरी कर लिए और उसको छोड़ दिया। एक गौरव भाई ने तो एक स्टोरी डाली है, एक बूढ़ी अम्मा को उसकी फैमिली लेके आई, उसका मतलब सारा ले लिया, कागज वागज सब कुछ करके उसको छोड़ दिया। यहाँ पे लोग छोड़ने आ रहे हैं। एक बुजुर्ग हमको ऐसे मिले जो आंखों से देख नहीं सकते थे, वो स्नान करने के लिए गए, केवल कच्छे में थे। मेरे को ये नॉर्मल स्टोरी लग रही थी। इतने में वहाँ पे एक वॉलंटियर गुजरता है और वो मुझे कहता है कि इनको दिखाई नहीं देता। सोचिए, एक शख्स जिसको दिखाई नहीं दे रहा है और वो उस करोड़ों की भीड़ में अकेला तन्हा पूरे बदन पे सिर्फ एक निक्कर पहने खड़ा है। उस रात बहुत ठंड थी। हम देखते हैं कि कुंभ में जो एक वो डर का माहौल होता है कुंभ को लेकर कि एक तो या तो भगदड़ मच जाएगी, दूसरा ये कि लोग जाएंगे कुंभ तो बिछड़ जाएंगे। वो दोनों ही चीज़ें उस दिन हमको बुरी तरह से, मतलब जो एक होता है ना कि बुरे सपने की तरह आ जाना, उस तरह से आते हुए दिखाई दी। The moment I got to know about this news, our driver also mentioned that another stampede happened in Jhusi, also around the same time. It was bad. Kumar and I went to shock. The excitement of covering Kumbh turned into silence. अभी निवेदिता से अगर बात होती थी आपको पता चला कि मैं तो एकदम, मेरा मन ही उठ गया था। मैं जितनों से बात कर मेरे को गुस्सा आने लगा था। मैं एक को तो मैंने सुना दिया था पूरा। अरे यार कह रहे संगम में नहाना है, संगम में नहाना है। वो बुड्ढा, उसकी हालत नहीं है, उसको जबरदस्त, मतलब मुझे दिख रहा है वो खींच के ले जा रहा है, उसको खांस रहा है, वो इतनी ठंड पड़ रही है, उकुड़ रहा है। वो पूछ रहा है यार रह कहाँ सकते हैं। मैं उसको बता रहा हूँ कि आगे है, शेल्टर है, आप उधर चले जाओ, 2 घंटे बाद दिन हो जाएगा, वेदर ठीक हो जाएगा। मान नहीं रहा है। और वो उसी जगह पे 3 बार घूम चुके हैं, उसी 10 किलोमीटर में। कोई इधर भेज दे रहा है, कोई उधर भेज दे रहा है, कोई इधर भेज दे रहा है। आधे घंटे समझाने के बाद भी अगर इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, इतना कॉमन सेंस नहीं है, तो उसमें मैं इनकी गलती भी नहीं बोलूँगा कि ये समझा नहीं, पर क्या समझा लोगे। मान ही नहीं रहे, ये भेड़ बकरी की तरह चल रहे हैं। मैंने एक फैमिली को 3 बार देखा एक ही रात में, और वो संगम तक नहीं पहुंची, और मैं दुआ दे गया कि अच्छा हुआ नहीं पहुंची, उसी रात भगदड़ मची थी। I no longer wanted to shoot anymore. I come from a film set. I was used to a controlled environment. When you shoot a scene where people are lying on ground, the director says cut and they get up, go back to their normal lives.
but here in real life, they weren't getting up, and that was really terrifying to witness. तो वो भीड़ मर गई, आस्था में मरी, प्रशासन की कुव्यवस्था में मरी, लेकिन सच वही है कि वो भीड़ मर गई। और ऐसी सिचुएशन में पब्लिक ही एक दूसरे का साथ देती, तभी जाके प्रशासनिक लेवल से ऊपर की बात हो जाती है। बिल्कुल, ये प्रशासन जहाँ पर फेल हो गया था, मुझे लगता है कि पब्लिक स्वतः स्फूर्त तरीके से, या हम कहें कि अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया था पूरा। जो भी लोग थे, चाहे वो इलाहाबाद में चूँकि हाई कोर्ट है, वकील हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, उनकी ओर से, छात्रों की ओर से, समाजसेवियों की ओर से, जो भी स्थानीय नेता, लोकल लोग, सब हमने देखा कि दिल खोल कर लोगों की मदद कर रहे थे, जितना संभव हो सकता था सहायता कर रहे थे लोगों की। आपने इसको इतना बड़ा बना दिया, कुछ लोगों के लिए इतना बड़ा हो गया कि इस बार नहीं नहाए तो भाई ज़िंदगी ख़राब है, और उसमें सच में ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो इसका कौन लेगा? मुझे लगता है कि इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो सरकार की ओर से बार बार ये कहा गया कि 144 साल बाद आया, 144 साल बाद आया, तो लोगों में ये होता है कि 144 साल बाद आया, अगली बार तो हम रहेंगे ही नहीं, तो इस बार आया, हम सौभाग्यशाली हैं, तो हम चलते। ये इतना ज़्यादा प्रचारित किए जाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे याद है अच्छी तरीके से 2013 का जो कुंभ हुआ था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि 144 साल बाद आया है। 2001 का जो कुंभ हुआ था, उस समय भी मतलब लगातार ये बातें हो रही थी कि 144 साल बाद वाला ये है। तो हर बार जो कुंभ आता है वो ये कहते हैं कि 144 साल बाद आया, 144 साल बाद आया। इसको इतना ज़्यादा प्रचारित किए जाने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों के अंदर ये हुआ कि अगली बार हम रहेंगे नहीं, इस बार हमको ये मतलब दुर्लभ संयोग है, हमको मौका मिला है, स्नान कर लेना चाहिए। तो ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा ये है कि एक बहुत लोकप्रिय कहानी है कि एक वायसराय और मदन मोहन मालवीय जी, जो उस वक्त यूपी की असेंबली थी, वो साथ में कुंभ मेले में घूम रहे थे। तो उनने पूछा कि वायसराय जो साहब थे, उनने पूछा कि लोगों को बुलाने में कितना खर्चा होता है। तो मालवीय जी ने कहा कि केवल 2 पैसे का खर्चा आता है। उन्होंने अपनी जेब से पंचांग निकाला और कहा कि ये पंचांग है, इस पंचांग में जब संयोग बनता है इस तरह का 12 साल में ऐसे, तो लोग स्वतः आ जाते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमने ये देखा कि इस बार कितना प्रचार किया गया, लोगों को बुलाया गया कि आइए। अगर आप उस लेवल पर लोगों को बुला रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको उस स्तर की तैयारी भी करके रखनी चाहिए थी। बिल्कुल, जिम्मेदारी भी आपकी थी, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। जो उस जिम्मेदारी की कमी हमें दिखाई दी, उस हिसाब से तैयारियां नहीं दिखाई। कोई तो जिम्मेदारी लेगा। क्या कोई सस्पेंड हो रहा है? क्या कोई अधिकारी को ख़राब किया आपने? क्या कोई नई ब्रांच बिठाई? सरकारी जो आंकड़ा बताया गया, अभी तक केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो डीआईजी वैभव कृष्णा उनकी ओर से बताया गया था कि 30 लोगों की मौत हुई है। उसके अलावा कोई डेटा सरकार की ओर से नहीं आया। अलग अलग मीडिया संस्थान के लोग अलग अलग तरीके से दावा कर रहे हैं। हमने भी जो देखा और जो लोगों से बात की तो वो इससे बड़ी संख्या बताते हैं, लेकिन चूँकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं, कुछ भी वेरीफाइड नहीं है, तो हम ये दावा नहीं कर सकते कितने लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जो लोग दावा कर रहे हैं, जो लोग गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका ये कहना है, जो लोग व्यवस्था में भी शामिल रहे, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों, उनका ये कहना है कि बड़ी संख्या थी। मुझे सबसे अजीब बात ये लगी कि ये जब पूरा इंसिडेंट चला, मेरा खुद का तो मेंटल ट्रॉमा हुआ ही, जिसके साथ वो चीज़ हुई है उस पर क्या बीती। और उसके 2 दिन बाद इस देश को फ़र्क इस बात से पड़ रहा है कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया। क्या आपको दोबारा मौका मिलेगा ऐसी सिचुएशन में जाने का, तो आप जाना चाहोगे? That was the question I was not expecting. I love what I do. I love what I do. So if you're asking me that I would love to go again, but I expect the management and the government to do a better job. My trauma is not about the crowd. My trauma is about not handling things well. And that's why people lost their lives and we had to shoot it and it was really painful for us. और अब देखो कितनी कुंभ की बात हो रही है, और अभी से 6 महीने बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि पूरे कुंभ में लोग खोए हैं या मरे हैं।
1.5 साल बाद कोई पूछेगा भी नहीं और 4 साल बाद फिर से कुंभ आ जाएगा। आप 1954 के कुंभ को याद करेंगे तो उसकी एक कहानी है, या आप कह सकते हैं कि एक खबर है उसको लेकर जो हम लोगों ने कभी पढ़ी थी कि 800 के करीब लोग मारे गए थे। उस वक्त जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं पहले, राजेंद्र प्रसाद, कल्पवास के लिए वहाँ गए हुए थे और वो जो अकबर का किला है उसकी ऊपरी सिरे पर वहाँ बैठे हुए थे जब उनकी आंखों के सामने ये भगदड़ मची और उसमें 800 लोग मारे गए। तब भी ये आंकड़ा छुपाया गया, तब भी उतना आंकड़ा नहीं बताया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो नंबर था वो मैंने आपको बताया। इसी तरह से 2013 में कुंभ हुआ था, तब भी लोग भगदड़ में मारे गए थे और तब भी वो आंकड़ा आज तक साफ नहीं है कि उसमें कितने लोग मारे गए थे। जिस तरह से दंगा होता है, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, उसी तरह से जब भीड़ में लोग मारे जाते हैं तो उस भीड़ को भी वही रूप दे दिया जाता है कि जिस तरह से उसकी कोई शक्ल ही ना हो। तो ऐसा हुआ है, इस स्टैम्पेड में भी वैसा ही हुआ है, पहले की स्टैम्पेड्स में भी वैसा ही होता आ रहा है और ये हम लोगों का कलेक्टिव फेलियर है। चाहे वो हम एज अ जर्नलिस्ट बात करें, हम एज अ गवर्नमेंट बात करें, हम एज अ प्रशासन बात करें, नॉर्मल लोगों की तरह बात करें, तो ये सबका कलेक्टिव फेलियर है।